हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11 वो भी टर्म 2 एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। आप लोगों की डिमांड आई थी कि मैम क्लास 11 टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए कुछ करवा दीजिए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम अब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी जो कि अगर आप कर लोगे तो आपके अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। टर्म 2 एग्जाम में जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि आपका जो पहला चैप्टर आ रहा है वो है आपका चैप्टर नंबर 10। ओके, चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में से जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला, वो है आपका फेजेस ऑफ सेल साइकिल। मतलब सेल साइकिल के जितने भी फेजेस होते हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, चाहे G1 फेज हो, G2 फेज हो, G0 फेज हो, सभी फेजेस के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और वो जो डायग्राम दे रखा है अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट है कि डिटेल्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में जितनी भी डिटेल्स आपकी बुक में है वो आपको पता होना चाहिए कि माइटोसिस एंड मियोसिस का अगर बेसिक डिफरेंस आप लोग जानते हो तो आपका काम हो जाएगा। और जो डिफरेंस है माइटोसिस एंड मियोसिस के और बेसिकली क्या इसके फायदे हैं ये जरूर आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये CBSE का बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना है तो यही सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, इस चैप्टर में जो आपको करना है टॉपिक्स, वो फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का NCERT की बुक में एक स्ट्रक्चर है, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छे से ही पढ़ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेड स्कीम जो है वो आपको कर लेनी है। जेड स्कीम के बारे में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। केल्विन साइकिल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। केल्विन साइकिल की खोज किसने की थी? ऑफ कोर्स केल्विन ने की थी, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है। C4 पाथवे के बारे में पढ़ लेना। इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर होते हैं उन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज योर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं इंपॉर्टेंट वाले, फर्स्ट है आपका ग्लाइकोलिसिस पाथवे। ओके, ग्लाइकोलिसिस पाथवे का जो भी आपका ये तो है कि पूरा ग्लाइकोलिसिस पाथवे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन बस जान लो, वही आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट है आपका TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वाला जो है उसको अच्छे से कर लेना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया आना चाहिए कि हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, है ना, कि वही हमारा मेन सिस्टम है जहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसे कहते हैं इसको अच्छे से याद कर लोगे। और मतलब कि अगर इसका एग्जाम्पल जो है NCERT बुक में एक दो दिया गया है तो उसको याद कर लेना। फैट के लिए कितनी वैल्यू होती है, कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना वैल्यू होता है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग हल्का हल्का पढ़ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ योर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें जो आपको चीज़ करनी है दैट इज़ योर इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जितने भी ऑक्सिन के फंक्शन है, जिब्रालिन के हो, साइटोकाइनिन के हो, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जितने भी इनके यूनिक फंक्शन है ना उस पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। और बेसिकली सबका फंक्शन आपको लर्न करना ही पड़ेगा। चाहो तो यूट्यूब पर ट्रिक जो है सर्च करके याद कर लेना, या जैसे भी आपसे याद हो पाए याद कर लेना, किसी भी हालत में छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज योर चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो चीज़ें आपको करनी है, फर्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग कैसे होती है हमारी बॉडी में, इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म होता है ये आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, इसकी जितनी भी वैल्यूज़ है, टाइडल वॉल्यूम, जितनी भी कैपेसिटीज़ है, वाइटल कैपेसिटी एटसेट्रा, उन सबको याद कर लेना। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को थोड़ा सा समझ लेना कॉन्सेप्चुअली, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से होता है ना, मतलब कि RBC के थ्रू कितना जाता है या किस तरीके से जाता है, तो वो परसेंटेज उसको हल्का हल्का आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि डिसऑर्डर ऑफकोर्स आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कुछ ही चैप्टर आ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, तो डिसऑर्डर तो डेफिनेटली आपका आना ही आना है। चैप्टर नंबर 18 की अगर मैं बात करूँ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर में
से जो चीज़ें आपको पढ़नी है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स उसके बारे में पढ़ लेना, सारे ब्लड ग्रुप्स पढ़ लेना, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ लेना, कार्डियक साइकिल पढ़ लेना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो पढ़ लेना, और डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जितने भी डिसऑर्डर दिए गए हैं एक को भी स्किप आपको नहीं करना है। जो चैप्टर नंबर 19 है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इस चैप्टर में आपको डायग्राम एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कर लेना। स्ट्रक्चर पे तो इतना चलो फिर भी मत ध्यान देना, लेकिन डायग्राम मतलब स्ट्रक्चर तो क्यों ही बनाओगे, है ना, बस नेमिंग वगैरह करना सीख जाना। ये नहीं है कि बिल्कुल बनाने के लिए बैठ गए, वो आपको ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किस तरीके से होता है आपको पता होना चाहिए। काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, लिखवा के ले लो, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको अच्छे से कर लेना। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन कर लेना, किस तरीके से रेगुलेशन होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 पे आ जाते हैं, लोकोमोशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ जितने भी मसल्स होते हैं उनके फंक्शन, उनकी जो भी पॉसिबल नेम्स है उसको कर लेना। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसके पीछे का क्या पूरा मैकेनिज्म होता है, एक्टिन मायोसिन, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ जॉइंट सारे के सारे पढ़ लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर 21 पे आ जाते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में जो आपको करना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा नर्व इम्पल्स जनरेशन, कंडक्शन एंड उसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है हमारी बॉडी में, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। क्या क्या पूरा का पूरा जो सीन है वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में रटोगे ना तो समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। चैप्टर नंबर 22 पे आ जाओ, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसमें हार्मोन और उनके फंक्शन कर लेना अच्छे से, कि कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, जैसे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, एडर्नल है, पैंक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरी है। तो इनके मेन फंक्शन पे फोकस करना जो कि यूनिक लगे आपको, है ना, तो वो सारा कर लेना। एंड इसके अलावा डिसीज, ऐसी बीमारियां जो कि एसोसिएटेड है हार्मोन के साथ, जैसे गोइटर है या आपके और भी बहुत सारी बीमारियां दे रखी है ना, थायराइड है, तो मतलब उन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जितना भी पॉसिबल सब कुछ पढ़ लेना अच्छे से, जितनी भी बीमारी, क्योंकि बीमारियों से क्वेश्चन आना ही आना है। पूरे जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जो जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं उसको अच्छे से कर लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अच्छे से पढ़ लेना अपने एग्ज़ाम के लिए, टर्म 2 एग्ज़ाम होके ही रहेगा, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा। तो जल्दी से, अगर आपने अभी भी नहीं स्टार्ट किया था, कोई बात नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुई है, यू कैन स्टार्ट गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।